मूवी शुरू होती है 13 अक्टूबर 1959 के समय को दिखाते हुए लुसिंडा से, जिसे अनगिनत आवाजों ने घेर रखा था जो कि सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। और तभी उसकी क्लास टीचर मिस एलेंडा उसे आवाज देके क्लास में बुलाती हैं। दरअसल कुछ दिन पहले स्कूल के ओपनिंग डे के सेलिब्रेशन के लिए बच्चों से आइडियाज पूछे गए थे और उसमें लुसिंडा का आइडिया सभी टीचर्स को बहुत ज्यादा पसंद आया था। और ये बाकी बच्चों को बहुत अजीब लगता है क्योंकि लुसिंडा बहुत गुमसुम रहने वाली बच्ची है। और मिस टेला सभी बच्चों को पेपर देती है और इनसे कहती है कि तुम लोगों को अपनी ड्राइंग के जरिए से ये बताना होगा कि आज से 50 साल बाद ये दुनिया कैसी नजर आएगी। और हम इस ड्राइंग को एक टाइम कैप्शन में डाल देंगे जिसे 50 साल बाद खोला जाएगा और फिर पता चलेगा कि किसने भविष्य की सही कल्पना की है। और अब सभी बच्चे अपने अपने कागज पे भविष्य के बारे में ड्राइंग करने लगते हैं, लेकिन लुसिंडा ऐसा नहीं करती। वो अपने पेपर को नंबर से भरने लगती है। मिस टाइला ये देख के हैरान रह जाती है क्योंकि ये आइडिया लुसिंडा का ही था और वो खुद ही ड्राइंग नहीं बना रही थी। और मिस टाइला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लुसिंडा मानो किसी के पोजेस में हो और वो बिना रुके बस लगातार नंबर ही लिख रही थी। और आखिरकार परेशान होकर मिस टाइला उससे पेपर ले लेती हैं। और अब सभी लोग स्कूल के सेलिब्रेशन के लिए बाहर इकट्ठे होते हैं, लेकिन लुसिंडा अकेले खड़ी उस टाइम कैप्शन को घोरे जा रही है। और अब वो टाइम कैप्शन जमीन के अंदर रख दिया जाता है और इसी के साथ लुसिंडा भी गायब हो जाती है। मिस टाइला ये देख के घबरा जाती है और पूरे स्कूल में उसे ढूंढने लगती हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद मिस टाइला को एक कमरे से किसी चीज के खरोचने की आवाज आती है और मिस टाइला जैसे ही दरवाजा खोलती हैं तो वहाँ पे लुसिंडा खून से सने हाथों के साथ खड़ी थी क्योंकि उसने अपने नाखूनों के साथ उस दरवाजे पे कई नंबर लिख दिए हैं। और अब कांपती हुई लुसिंडा मिस टेला से कहती है कि इन आवाजों को रोको। और मूवी अब प्रेजेंट टाइम के अंदर आती है 12 अक्टूबर 2009। यहाँ पे हमें जॉन दिखाया जाता है जो कि एस्ट्रोफिजिक्स का प्रोफेसर है। वो अपने बेटे कैलिफ के साथ आसमान पे सितारों को देख रहा है। तभी कैलिफ उससे पूछता है कि क्या अर्थ के अलावा कहीं और भी लाइफ है। जॉन कहता है नहीं, हम अकेले हैं। और ये बात कहते ही जॉन समझ आता है कि ये बात उसके बेटे को हर्ट कर सकती थी। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। ये बात सुन के कैलिफ बिना खाना खाए अपने कमरे की तरफ जाने लगता है और जॉन ने उसके लिए मनपसंद हॉट डॉग बनाए थे, लेकिन कैलिफ कहता है कि आज से वो वेजिटेरियन हो गया है। और थोड़ी देर बाद जॉन कैलिफ के रूम में आता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी माँ हमारे साथ नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ है और रहेगी। और अब जॉन उसे इशारे में कहता है कि मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। और इसी के साथ कैलिफ अपने रूम में सो जाता है। दरअसल जॉन की वाइफ और कैलिफ की माँ को मरे तकरीबन 1 साल हो चुका है, लेकिन इससे ये दोनों अभी तक उभर नहीं पाए हैं। और इस हादसे के बाद इन दोनों की लाइफ जैसे थम सी गई है। और अब अगली सुबह यानी 13 अक्टूबर 2009 में हम देखते हैं कि कैलिफ उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें लुसिंडा पढ़ा करती थी। और आज वही दिन था जब उस टाइम कैप्शन को खोला जाना था। और यहाँ पे हम मिस टाइलर को देखते हैं जो कि अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और उस वक्त के स्टाफ में से सिर्फ मिस टाइलर ही जिंदा बची थी। और इसीलिए उन्हीं के द्वारा इस टाइम कैप्शन को खोलने का काम स्टार्ट किया जाता है। और तभी मिस टाइला उस टाइम के बच्चों की बनी हुई ड्राइंग को आज के बच्चों में तकसीम करती हैं। तभी यहाँ पे कैलिफ आता है और उसी के साथ वो अजीब सी आवाजें उसे भी घेर लेती हैं जो कि कभी लुसिंडा को सुनाई देती थी। तभी मिस टाइला कैलिफ को एक इन्वेलप देती हैं जो कि था लुसिंडा का। और जब कैलिफ उसे खोलता है जहाँ पे उसे सिर्फ नंबर दिखाई देते हैं और तभी उसकी नजर दूर खड़े एक आदमी पे पड़ती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो आदमी यहाँ से गायब हो जाता है। और अब घर आने पे जॉन देखता है कि कैलिफ वो इन्वेलप अपने साथ ले आया था। कैलिफ को लगा कि ये एक पजल हो सकती है, लेकिन जॉन उसे कहता है कि हम इसे नहीं रख सकते, मुझे ये कल वापस करना होगा। और अब जॉन अपने बेटे को सोने का बोलता है और वो इन्वेलप टेबल पे ही रख देता है। और वो हमेशा की तरह अपने लिए ड्रिंक बनाने लगता है, लेकिन गलती से वो अपनी ड्रिंक की गिलास उस पेपर पे रख देता है। और अब वो इस कागज को साफ करने के दौरान महसूस करता है कि उसके ग्लास की वजह से उस पेपर के ऊपर एक सर्कल सा बन गया था। और अब उसके माइंड में आता है कि शायद कैलिफ से ही कह रहा था, शायद ये एक पजल हो सकती है। और अब जॉन ग्लास से बने हुए उस गोले में एक नंबर को देखता है और उसे डिकोड करने की कोशिश करता है। और तभी उसे समझ आता
है कि ये एक डेट है 9/11/01, वही डेट जब अमेरिका के टावर पे हमला हुआ था। और हैरानगी की बात ये थी कि इस हादसे में मारे जाने वाले लोगों की तादाद 2996 थी और इस पेपर में 9/11 के बाद यही नंबर लिखा हुआ था। और अब जॉन का दिमाग घूमने लगता है और वो एक व्हाइट बोर्ड पे इस कागज पे लिखे सारे नंबर लिखने लगता है और इसी के साथ वो इस पेपर पे लिखी हुई सारी डेट्स चेक करता है और इससे पता लगता है कि इन सारी डेट्स पे कोई ना कोई हादसा हुआ है और इन हादसों में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है वो भी यहाँ पे लिखा था। लेकिन अभी भी कुछ नंबर थे जिन्हें जॉन डिकोड नहीं कर पाया था और तभी उसे एक डेट दिखाई देती है 15 अक्टूबर 2009, जिसमें 81 लोगों की जान जाएगी। और अब अगली सुबह यानी 14 अक्टूबर को जॉन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद मिस टाइलर के पास पहुंचता है और वो उनसे लुसिंडा के बारे में पूछता है, जहाँ पे मिस टाइलर उसे उस दिन की घटना के बारे में बताती हैं कि किस तरह से लुसिंडा उस दिन गायब हो गई थी और फिर कैसे उसने अपने नाखूनों के साथ दरवाजे को खरोचा था। अब जॉन मिस टाइलर से लुसिंडा का पता पूछता है, लेकिन मिस टाइलर बताती हैं कि लुसिंडा की कई दिन पहले मौत हो चुकी है। इस पहेली को समझने की आखिरी उम्मीद भी जा चुकी थी। और अब अगले दिन जॉन स्कूल कॉल करके उस टाइम कैप्शन के बारे में पूछता है, लेकिन तभी कार में मौजूद कुछ लोग उसके घर के सामने आ जाते हैं और कैलिफ को फिर से वही आवाजें घेर लेती हैं और कैलिफ चुपचाप उनके पास चला जाता है और ये सब कुछ जॉन देख लेता है और फौरन भाग के अपने बेटे की तरफ जाता है। लेकिन तब तक वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। जॉन के पूछने पे कैलिफ उसे बताता है कि उन लोगों ने उसे एक काला पत्थर दिया है और अब जॉन को कैलिफ की चिंता होने लगी थी क्योंकि वो जानता था कि ये कागज कोई मामूली कागज नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा राज है। और अब लुसिंडा के बारे में सर्च करने से उसे पता लगता है कि लुसिंडा अपने पति और बच्ची से अलग रहती थी और 1988 यानी 33 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। जॉन रात को टीवी ऑन करके न्यूज देखता है और 12 बजने के साथ ही 15 अक्टूबर आ जाती है जब एक हादसे में 81 लोग अपनी जान गंवाने वाले हैं। लेकिन जॉन को किसी भी न्यूज में कुछ नहीं दिखता और सारी रात न्यूज देखने के बाद कब नींद उसे अपनी आगोश में ले लेती है उसे पता नहीं चलता। और तभी कैलिफ के फोन से उसकी आंख खुलती है जो कि स्कूल में जॉन का इंतजार कर रहा था और जॉन जल्दी से कैलिफ के स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन ट्रैफिक के ज्यादा होने की वजह से वो रास्ते में ही स्टॉक हो जाता है और तभी वो दूसरे रास्ते को सर्च करने लगता है और तभी उसी कार के जीपीएस में वो कोड्स नजर आते हैं और फिर वो उस पेपर को देखता है और वो ये देख के हैरान रह जाता है कि जो नंबर वो कोड नहीं कर पाया था वो कोऑर्डिनेट्स थे, आज होने वाले हादसे के कोऑर्डिनेट उसी जगह के जहाँ पे अभी जॉन मौजूद है। वो फौरन अपनी कार से निकल के देखता है कि इतना ट्रैफिक आखिर क्यों है और तभी उसकी आंखों के सामने एक प्लेन क्रैश हो जाता है और जॉन बिना कुछ सोचे लोगों की मदद करने के लिए चला जाता है जहाँ पे चारों तरफ आग और खून बिखरा पड़ा है। वो कुछ ही लोगों की मदद कर पाता है लेकिन अक्सर लोग उसकी आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ देते हैं और इस हादसे के कारण जॉन अंदर से सहम जाता है और वो घर वापस आता है जहाँ पे उसे अपनी बहन ग्रेस मिलती है। वही कैलिफ को स्कूल से घर वापस लाई थी और उसकी सिस्टर ने ये न्यूज टीवी पे देख ली थी जिसकी वजह से वो जॉन के बारे में काफी परेशान भी थी। और तभी जॉन को न्यूज के जरिए से पता लगता है कि इस हादसे में 81 लोग मारे जा चुके हैं और ये सब जॉन को पागल करने के लिए काफी था। और अब रात को सोते समय कैलिफ के रूम में वही आदमी आता है जिसने कैलिफ को वो पत्थर दिया था और वो बाहर खिड़की की तरफ इशारा करता है और जैसे ही कैलिफ खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वहाँ पे नर्क जैसे हालात दिखाई देते हैं। सारे जंगल में आग लगी है और जितने भी जानवर हैं वो सारे इस आग की लपेट में आ चुके हैं और ये घर भी उस आग की लपेट में आ चुका है। और अब कैलिफ की चीख से जॉन की आंख खुलती है। वो भाग के कैलिफ के पास जाता है जहाँ पे कैलिफ जमीन पे बैठा रो रहा था। जॉन को लगता है कि कैलिफ ने कोई बुरा सपना देखा है। वो उसे गले लगा के शांत करने की कोशिश करता है और तभी कैलिफ को खिड़की के बाहर वही आदमी नजर आता है। जॉन उस आदमी को मारने के लिए उसके पीछे जाता है लेकिन तब तक वो आदमी यहाँ से जा चुका था और अब हालात जॉन के काबू से बाहर हो रहे हैं। एक न्यूज आर्टिकल में आए हुए एक एड्रेस पे जॉन पहुँचता है जो कि लुसिडा की बेटी एना और उसकी बेटी एनी के बारे में था।
जहाँ पे उसे लुसीना की बेटी डैना और उसकी बेटी एना दिखाई देते हैं और ये लोग कहीं जा रहे थे और जॉन उनकी कार का पीछा करने लगता है और उनका पीछा करते हुए वो एक एनिमल म्यूजियम में पहुंचते हैं और अब जॉन कैलफ को जानबूझ के उस बच्ची के पास जाने को कहता है जहाँ पे वो बच्ची खड़ी थी। अब कैलफ और वो बच्ची आपस में बातें करने लगते हैं और इस मौके से फायदा उठा के जॉन डैना के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो आपकी बेटी है। दोनों बच्चे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और वो उसे बताती है कि उसकी बेटी के दिल में हमेशा जानवरों के लिए प्यार और हमदर्दी रही है। और तभी वहाँ पे कैलफ और एवी भी आ जाते हैं और एवी अपनी माँ से कुछ खाने के लिए कहती है। मौका देख के जॉन उन्हें कॉफी पीने की ऑफर करता है क्योंकि दोनों बच्चों में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, तो डैना भी मान जाती है। और अब बात करते हुए जॉन डैना से सच बोलता है। वो उसे बताता है कि उनका ऐसे मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, मुझे तुम्हारी माँ लुसिंडा के बारे में जानना था। और ये सुन के डैना गुस्सा हो जाती है। जॉन उसे वो पेपर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ ने इसमें भविष्य लिखा है और उनकी लिखी हुई एक एक बात सच हुई है और कल मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा है। वो हादसा कब कैसे होगा और कितने लोग उसमें मरेंगे, ये सब कुछ तुम्हारी मॉम ने 50 साल पहले लिख दिया था। लेकिन डरने वाली बात ये है कि इसमें अभी भी 2 घटनाओं के बारे में लिखा है। उनमें से एक घटना कल यानी 17 अक्टूबर को होगी जहाँ पे 170 लोगों की जान जाएगी। लेकिन डैना जॉन पे गुस्सा करते हुए यहाँ से चली जाती है और अब हम देखते हैं कि जॉन ने उन लोगों से डर के गन खरीद ली है। और तभी जॉन को न्यूज के जरिए से पता लगता है कि कल FBI को इस शहर में एक हमले के बारे में पता लगा है और इसीलिए पूरे शहर को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और जॉन समझ आता है कि कल जो होने वाला है वो जरूर कोई हमला होगा और वो पेपर पे लिखे हुए कोऑर्डिनेट्स को मैप पे डालता है जहाँ पे जगह आती है लफा स्टेशन। और जॉन एक कॉल के जरिए से FBI को एक खुफिया कॉल करता है और सबवे स्टेशन पे होने वाले हमले की खबर देता है और वो उनसे ये जगह खाली करने को कहता है। और अब अगली सुबह यानी 17 अक्टूबर को जॉन अपने बेटे को अपनी बहन के घर छोड़ता है और वो सीधा सबवे की तरफ बढ़ जाता है। और जॉन ये देख के हैरान रह जाता है कि यहाँ पे पुलिस वाले तो हैं लेकिन अभी तक इस जगह को खाली नहीं किया गया था। जॉन समझ जाता है कि किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया है और अब उसे ही कुछ करना होगा। और अब जॉन नीचे सबवे स्टेशन पे आता है जहाँ पे वो हर किसी को शक की नजर से देख रहा है। तभी उसकी नजर एक आदमी पे जाती है जिसने अपने कोट में कुछ छुपा के रखा था। जॉन फौरन उसकी तरफ भागता है लेकिन जॉन को अपनी तरफ आता हुआ देख के वो आदमी भी यहाँ से भागने लगता है और पास में आती हुई ट्रेन में चढ़ जाता है। 2 लोगों को इस तरह से स्टेशन पे भागता देख के पुलिस भी उनके पीछे आ जाती है और दोनों को रोकती है। और जॉन बताता है कि यही है वो हमलावर और यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो आदमी यहाँ से सिर्फ कुछ सीडीज चुरा के भाग रहा था। और तभी पास से आती हुई ट्रेन शॉर्ट सर्किट के कारण अपनी पटरी से उतर जाती है और जॉन वाली ट्रेन के साथ टकराते हुए सबवे में खड़े हुए लोगों को टकराते हुए यहाँ से आगे गुजर जाती है। पूरी जगह लोगों की चीखों से भर जाती है और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। जॉन की लाख कोशिशों के बावजूद वो किसी की जान नहीं बचा पाया। सदमे में डूबा हुआ जॉन अपने घर की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पे कुछ देर वो इस हादसे से उभरने की कोशिश करता है और फिर कैलफ को लेने के लिए अपनी बहन के घर चला जाता है। और अब अपने बेटे को घर लाते समय वो अपने घर के सामने डैना और उसकी बेटी को देखता है। जॉन कुछ समझ नहीं पाता तभी डैना उसे बताती है कि उसने वो हादसा टीवी पे देखा है जिसके बारे में तुमने मुझसे बात की थी। लेकिन अगले हादसे की जो डेट है यानी 19 अक्टूबर ये वही डेट है जिसके बारे में मेरी माँ कहा करती थी क्योंकि उनके मुताबिक मैं 19 अक्टूबर 2009 को मर जाऊंगी। और अब इस पहेली को सुलझाने के लिए वो सभी लुसिंडा के उस घर की तरफ जाते हैं जहाँ पे उसने अपने आखिरी आयाम गुजारे थे। लेकिन रास्ते में दोनों बच्चे ही सो जाते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि बच्चों को गाड़ी में ही छोड़ा जाए और अकेले ही उस घर के अंदर जाते हैं। लेकिन तभी डैना को इस पेपर में कुछ अजीब दिखाई देता है। वो कहती है कि ये 33 नहीं लिखा है, शायद ये डबल ई है क्योंकि उसकी बेटी एबी भी ई को उल्टा लिखती है। इस डबल ई का क्या मतलब हो सकता है। अब ये दोनों घर के अंदर जाते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और अब घर के अंदर आते ही डैना की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और वो बताती है कि मॉम हमेशा कहा करती थी कि उन्हें कहीं भयानक आवाजें सुनाई देती
और यहाँ पे आने से पहले उसकी माँ ने उसे कहा था कि वो यहाँ पे खुद को तैयार करने के लिए आई है, जिसका मतलब डियाना आज तक नहीं समझ पाई। तभी उन्हें यहाँ पे एक रूम दिखता है जिसमें तमाम होने वाले हादसात की कटिंग लगी हुई थी। तभी जॉन को यहाँ पे एज़ेकिएल की लिखी हुई बुक का एक पेज मिलता है और डियाना बताती है कि मॉम इस पिक्चर को घंटों देखा करती थी और इसका क्या मतलब है वो हमें मूवी के आगे ही पता लगेगा। और अब दोनों लुसिंडा के रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें बेड के पास बाइबल मिलती है। और जैसे ही ये लोग रूम से बाहर आने वाले होते हैं, जॉन के पाँव के नीचे कोई चीज आती है। ये वही काला पत्थर है जो कि जॉन को दिया गया था। और तभी जॉन की नजर बेड के नीचे जाती है जहाँ पे इस तरह के काले पत्थरों का ढेर लगा था। अब थक हार के ये लोग बाहर आ जाते हैं और फिर उन्हीं आवाजों के साथ कैलिफ की नींद खुल जाती है और इस पर ये अजीब लोग इन बच्चों का नाम पुकार रहे थे। और अब कैलिफ एबी को भी जगा देता है और एबी को भी ये आवाजें सुनाई दे रही थी। और अब ये आवाज इन दोनों बच्चों को अपने साथ चलने को कहती है। और अब जॉन इस कमरे में मौजूद बेड को जब ऊपर करता है तो उसके नीचे वैसे ही निशान बने हुए थे जिस तरह से स्कूल के दरवाजे पे बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं लिखे हैं। पूरे बेड पे सिर्फ एक ही चीज लिखी है, एवरीवन एल्स, यानी डबल ई का मतलब था बाकी सभी। तभी एबी कार का दरवाजा खोल देती है ताकि ये लोग अंदर आ सकें, लेकिन कैलिफ जल्दी से जाके कार का हॉर्न बजाता है जिसकी वजह से जॉन और डायना भाग के बाहर आ जाते हैं। और तब तक एक बार फिर से ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। और अब कैलिफ उन्हें बताता है कि वो लोग यहाँ पे आए थे और हमें अपने साथ चलने को कह रहे थे। जॉन और डायना बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अब ये लोग जॉन के घर पे वापस आ जाते हैं। जॉन कहता है कि लुसिंडा ने मरने वालों की जगह पे लिखा है एवरीवन और इसीलिए ये किसी एक जगह पे होने वाली घटना नहीं है बल्कि ये सारी दुनिया पे होने वाली है। डायना समझ नहीं पाती कि 2 दिन बाद यानी 19 अक्टूबर को इस दुनिया का खात्मा होने वाला है, लेकिन जॉन के मुताबिक लुसिंडा की कही गई एक एक बात सच हुई है तो यकीनन ये भी सच होगा। और अब भारी मन के साथ दोनों अपने बच्चों के पास सोने के लिए चले जाते हैं। अब अगली सुबह यानी 18 अक्टूबर को जॉन देखता है कि डायना की बेटी बुक के पेज पे कलर कर रही है और इससे पहले कि जॉन कुछ कह पाता अबिल कहती है कि ये सूरज है। और इसी के साथ जॉन को कुछ याद आता है और वो सभी को लेके और इसके बाद वो अपने दोस्त से मिलता है। दरअसल कई साल पहले इन दोनों ने सूरज में होने वाले बदलाव को समझने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसमें सूरज की वजह से आने वाले भयंकर तूफान यानी सनफ्लेयर की कैलकुलेशन की जा सकती थी, जिससे जॉन को पता लगता है कल यानी कि 19 अक्टूबर को एक सौर तूफान आने वाला है जिसकी वजह से इस धरती पे मौजूद तमाम जिंदा चीजें जल के राख हो जाएंगी। लेकिन जॉन को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो इस भविष्यवाणी का क्या करे, वो एक दिन में इस दुनिया को कैसे बचा सकता है। तभी ये सब कुछ डायना सुन लेती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कल वो सब मारे जाएंगे। वो कहती है कि क्या हम किसी गुफा या किसी अंडरग्राउंड जगह पे जाके छुप सकते हैं। वो बचपन में ऐसी जगह पे अपने पिता और दोस्तों के साथ जाया करती थी, ये जानते हुए कि इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जॉन डायना का मन रखने के लिए उसकी बात मान जाता है। और अब ये सभी लोग घर आते हैं। जॉन इन सभी को खाने पीने का सामान और कुछ कपड़े रखने को कहता है, लेकिन अपने रूम में जाते समय कैलिफ को फिर से वो अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। और अब कुछ देर बाद जॉन कैलिफ को लेने के लिए उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि कैलिफ एक कागज पे बिल्कुल लुसिंडा की तरह ही नंबर लिख रहा था। जॉन उसे आवाज देता है लेकिन वो नहीं सुनता। जॉन उससे पेपर ले लेता है तो कैलिफ अपने नाखूनों के साथ टेबल को ही खरोचने लगता है। और तभी जॉन कैलिफ को जोर से हिलाता है और कैलिफ होश में आता है। और अब इससे जॉन को कुछ याद आता है। वो इन सभी को लेके कैलिफ के स्कूल जाता है, वही स्कूल जहाँ पे कभी लुसिंडा पढ़ा करती थी। वो अंदर जाता है और उस गेट को उखाड़ देता है जिसे लुसिंडा ने कभी खरोचा था। और अब वो इसे गैराज में लेके आता है और इस पे लगे पेंट को उखाड़ने लगता है। डायना ये देख के परेशान है। वो कहती है कि हमें आज ही निकलना होगा, नहीं तो हम उस गुफा तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन जॉन तो पागलों की तरह उस पेंट को उतारने में लगा हुआ था क्योंकि उसे यकीन था कि जब मिस टायला ने लुसिंडा से वो पेपर खींचा था तो वो नंबर नहीं कंप्लीट कर पाई थी। उसने जरूर इस गेट पे अपने नाखूनों के साथ वो कोऑर्डिनेट ही लिखे होंगे। इधर डायना जॉन के पागलपन की वजह से अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। वो दोनों बच्चों को अपने साथ लेके यहाँ से चली जाती है, लेकिन जॉन ठीक था क्योंकि उस गेट पे कोऑर्डिनेट्स ही लिखे थे। जॉन उन कोऑर्डिनेट्स को मैप पे डालता है और ये वही जगह होती है जहाँ पे लुसिंडा का घर होता है। वो ये बात बताने
दिखाने के लिए बाहर आता है, लेकिन तब तक डैना बच्चों को लेके यहाँ से जा चुकी थी। और अब रास्ते में डैना पेट्रोल पंप पे रुकती है, जहाँ पे सभी जगह पे इमरजेंसी मैसेजेस आना शुरू हो गए थे। सभी को अपने घरों पे या फिर अंडरग्राउंड जगह पे जाने का आदेश दिया जा रहा था। और तभी कैलेफ मौका देख के पेट्रोल पंप से अपने फादर को कॉल करता है और वो जॉन को पेट्रोल पंप का एड्रेस देता है। तभी डैना कैलेफ से फोन ले लेती है और वो कैलेफ को गाड़ी में बैठने को कहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। जॉन डैना को बताता है कि हमें कोई गुफा नहीं बचा सकती, क्योंकि उस सूरज से होने वाला रेडिएशन जमीन के 2 किलोमीटर अंदर तक जाने वाला है। कोई गुफा या कुछ भी हमें बचा नहीं सकता। हमें उसी जगह जाना होगा जो जगह तुम्हारी मॉम ने बताई है। शायद वही आखिरी रास्ता है। लेकिन डैना नहीं मानती और तभी उसे वही काला पत्थर दिखाई देता है। लेकिन तब तक उसकी कार में वही लोग बैठ जाते हैं और दोनों बच्चों को अपने साथ लेके यहाँ से चले जाते हैं। और अब डैना के सामने उसके बच्चों को कोई उठा के ले जाता है और डैना फौरन किसी और की कार चुरा के उनका पीछा करने लगती है। इधर जॉन उसी पेट्रोल पंप पे पहुंचता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि कुछ लोग एक औरत की कार और उसके बच्चों को अगवा करके ले गए हैं। और अब जिस तरफ वो लोग और डैना गए थे, जॉन भी उसी तरफ चल पड़ता है। तभी एक ट्रक डैना की कार से टकरा जाता है और अब जॉन भी उसी जगह पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि एक्सीडेंट में घायल होने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि डैना ही थी। जॉन की आंखों के सामने डैना की दिल की धड़कन रुक जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और डॉक्टर मौत का समय लिखते हैं रात के ठीक 12 बजे, यानी 19 तारीख आ चुकी है। और लुसिंडा की ये बेशरवानी भी ठीक साबित हुई कि डैना की मौत 19 अक्टूबर को होगी। और अब जॉन उससे आखिरी बार मिलने के लिए जाता है और तभी उसे डैना के हाथ में वही काला पत्थर दिखाई देता है। जॉन फौरन समझ जाता है कि जरूर ये लोग बच्चों को लुसिंडा के घर लेके गए हैं। और अब वो सीधा लुसिंडा के घर की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पे उसे झाड़ियों की तरफ कार के निशान दिखाई देते हैं। और अब इन निशानों का पीछा करते हुए उसे डैना की कार नजर आ जाती है। ये पूरी जगह ऐसे ही काले पत्थरों से भरी हुई है। और तभी उसे अपने सामने वही आदमी दिखाई देता है। और अब जॉन उसे गन पॉइंट पे लेके आता है, उससे पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं। और तभी वहाँ पे वो दोनों बच्चे हाथ में खरगोश पकड़े आ जाते हैं। जॉन दोनों बच्चों को अपने पास बुलाता है और एबी से झूठ बोलता है कि उसकी माँ आने वाली है। लेकिन एबी कहती है कि मुझे पता है कि मॉम नहीं आने वाली। और अब कैलेफ जॉन से कहता है कि हमें इन लोगों के साथ जाना होगा, क्योंकि ये लोग हमें लेने के लिए आए हैं। और इसी के साथ आसमान पे एक स्पेसशिप अपीयर होती है। जॉन ये देख के अपने घुटनों पे बैठ जाता है और अब इस स्पेसशिप का एक हिस्सा नीचे आता है। कैलेफ जॉन को अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन तभी वो आदमी कैलेफ को रोक देता है। यानी बिना बोले ये आदमी कैलेफ को अपनी बात समझा पा रहा था। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इनके साथ वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने उन आवाजों को सुना हो। और जॉन को कभी कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी जो कि कैलेफ सुना करता था, जिसका मतलब साफ था कि जॉन अब उनके साथ नहीं जा सकता। जॉन उनके साथ जाने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो अपने बेटे से अलग नहीं रहना चाहता था, लेकिन वो आदमी नहीं मानता और यहाँ से चला जाता है। और जॉन समझ जाता है कि उसका और कैलेफ का साथ यहीं तक था। लेकिन कैलेफ कहता है कि अगर आप नहीं चल सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन जॉन उसे समझाता है कि अगर ये लोग चाहते तो जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ ले जा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये फैसला तुम्हें खुद लेना है, तुम्हें एबी का ख्याल रखना होगा। और ऐसा कहते हुए जॉन कैलेफ को शिप की तरफ भेज देता है। और तभी हम देख पाते हैं कि ये लोग अपने असली रूप में आ गए थे। चमकती तेज रोशनी में तब्दील होने वाले ये इंसान कैलेफ और एबी को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पे कैलेफ अपने बाप को आखिरी बार देख के हमेशा साथ रहने का इशारा करता है। और जॉन खुद के आंसू रोकते हुए कैलेफ को अलविदा कहता है और इसके साथ उड़ते हुए वो सभी शिप के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कैलेफ और एबी को लेके जाने वाली ऐसी कई स्पेस शिप्स आसमान पे थी। और अब कुछ देर बाद ये स्पेस शिप्स आसमान पे गायब हो जाती है। और इसके साथ ही जॉन खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट के रोने लगता है। और अब सुबह बारिश की बूंदों से जॉन की आंख खुलती है और वो अपने घर की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे उसी रास्ते में नॉर्थर्न लाइट या अरोरा दिखाई देती है। और ये इस बात की तरफ इशारा था कि अर्थ की मैग्नेटिक लेयर कमजोर हो चुकी है। और इसी के साथ हमें शहर के हालात दिखाई देते हैं, जहाँ पे चारों तरफ अफरा तफरी मची है। लोग छुपने की जगह
ढूंढ रहे हैं और शहर में जगह जगह पे आग लगी है। और इन सब के बीच जॉन अपने माता पिता के घर पहुंचता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर दरवाजा खोलती है। वो जॉन से पूछती है कि कैलिफ कहाँ है। जॉन सुकून भरी एक सांस लेता है और वो उसे बताता है कि वो अब सेफ है। जॉन अब अपने पूरे परिवार से गले मिलता है और इसी के साथ वो शोर तूफान अर्थ से टकरा जाता है और पूरी जमीन सूरज की इस गर्म लहर की लपेट में थी, जो कि अपने पीछे से राख का ढेर छोड़े आगे बढ़ रही थी। और अब यहाँ पे जीवन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन लोगों ने एबी और कैलिफ को एक नई जगह पे उतारा है, जहाँ पे ये दोनों एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ की तरफ भागते हैं, जहाँ पे आसमान पे कई सारी शिप्स देखी जा सकती हैं। और इस नई जगह पे हमें चांद भी दिख रहा है, यानी ये अर्थ जैसा ही एक नया प्लेनेट है। और इसके साथ ही मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।